पूर्णिमा की ढेर सारी बधाइयाँ। हमारे गुरु मास्टर हनीमैन ने हम सबको जो गाइडलाइन दी है उसके ऊपर हम चलें, यही गुरु पूर्णिमा की बेस्ट विश होगी मास्टर हनीमैन को। और इसीलिए आज एक एपोरिज्म के ऊपर हम अ, व्याख्यान की ओर जा रहे हैं। एपोरिज्म नंबर 146। हाँ, हमने पहले केस रिसीविंग के एपोरिज्म लिए थे। क्यों लिए थे उनका जवाब इसी एपोरिज्म के अंदर है। हमने पहले केस रिसीविंग स्टार्ट कर दिया और उसके बाद एपोरिज्म 1 से व्याख्यान शुरू किए हैं। वो एपोरिज्म 35 तक 36 तक आ गए हैं। तो जैसे जैसे वहां से भी आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमने एक दूसरा पार्ट भी साथ में शुरू करना चाहा है और वो है एपोरिज्म नंबर 146 कि ये थर्ड पार्ट है। ये क्यों थर्ड पार्ट कहा जाता है, इसके पीछे का क्या कारण है, इन सब के जवाब हमें मिल जाएंगे आज के व्याख्यान में। हर व्याख्यान की शुरुआत हम जिस तरीके से करते हैं, एक अच्छे से श्लोक या सुभाषित के साथ। और आज का ये दिया गया है दोहा, ये शायद कबीर साहब का हो सकता है, क्योंकि जिन्होंने पीपीटी बनाई है वो कबीर साहब के फैन हैं। तिमिर गया रवि देखते, कुमति गई गुरु ज्ञान, सुमति गई अति लोभते, भक्ति गई अभिमान। अर्थात जिस प्रकार सूर्य उदय होते ही अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार सदगुरु के ज्ञान रूपी उपदेश से कुबुद्धि नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार अधिक लोभ करने से बुद्धि नष्ट हो जाती है और अभिमान करने से भक्ति का नाश हो जाता है। अंत हमें लोभ एवं अभिमान आदि से बचकर रहना ही श्रेयस्कर है। यहाँ पे हमें क्या सीखने को मिलता है कि जैसे ही अंधकार कितना भी हो, लेकिन जैसे ही सूर्योदय होगा अंधकार नष्ट हो जाएगा। तो अभी क्या है, अज्ञान रूपी अंधकार बहुत फैला हुआ है ना। हम आज गुरु पूर्णिमा के अवसर के ऊपर ही इस श्लोक के ऊपर व्याख्यान ले रहे हैं कि अज्ञान रूपी अंधकार बहुत फैला हुआ है और उस अज्ञान रूपी अंधकार के अंदर अगर गुरु रूपी सूर्य यानी कि ज्ञान रूपी सूर्य का जैसे ही उदय होगा, अंधकार अपने आप खत्म हो जाएगा। हम लोगों को बहुत प्रश्न होते हैं, कोई सिखाता नहीं है, ये होता है, होम्योपैथी का अवेयरनेस नहीं है, ये नहीं है, लोग होम्योपैथी समझते नहीं है, सबका अपना अपना फंडा है, सब अपने अपने तरीके से होम्योपैथी करते हैं, इसमें से कौन सा तरीका सच्चा है, कौन सा तरीका असली है। इन सब प्रश्नों का एक ही जवाब है कि जैसे ही सूर्य उदय होगा अंधकार का नाश हो जाएगा। उसी तरीके से इतने सारे वेज हैं, ये है वो है, इन सब चीजों की बातें करने से कुछ नहीं होने वाला है। हम इसमें अपना क्या कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हमें उस चीज के ऊपर सोचना है। लोग बोलते हैं कि हाँ, कोई सिखा नहीं रहा है, कोई सिखा नहीं रहा है। अरे आपको जितना आता है उतना आप तो शेयर कीजिए, आप तो सिखाइए। होम्योपैथी है ना, वो क्या है कि मैं गांव में हूं ना, तो होम्योपैथी गांव में नहीं चलती है, यहाँ पे अवेयरनेस नहीं है, होम्योपैथी करने के लिए सिटी में बैठना पड़ता है। अरे भाई, अवेयरनेस नहीं है तो आप अवेयरनेस लाइए। कैसे अवेयरनेस लाई जाती है उसके कुछ उपाय कीजिए। लेकिन नहीं, हमें तो जहां अवेयरनेस है वहीं जाके बैठना है। मालूम चल रहा है, हम ऐसे देश में या ऐसे लोगों के बीच रह रहे हैं, हर किसी को क्रांति चाहिए, लेकिन क्रांति करने वाला दूसरा कोई हो, हम तो सिर्फ लाभ चाटने को बैठे हैं। हनीमैन हमें वहां पे ही सिखाते हैं द फिजिशियन का मतलब उन्होंने यही दिखाया है कि फिजिशियन मतलब कौन, कि फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड, जिसको समाज को देने की भावना हो उसको फिजिशियन कहा जाना चाहिए। जो समाज पे से अभी भी रुपए लेने के लिए बैठा हो, समाज में मान लेने के लिए, सम्मान लेने के लिए बैठा हो, शायद हनीमैन की नजरों में उसको फिजिशियन ही नहीं कहा जा सकता है। क्लियर हो रहा है? आप कंट्रीब्यूट कीजिए, हमें सबको कंट्रीब्यूट करना है, अपनी ओर से देना है। अभी तक जितने लोग जिस तरीके से काम करते आए हैं, अगर हम भी उसी तरीके से काम करेंगे तो होम्योपैथी का अभी जो स्तर है उसी स्तर के ऊपर होम्योपैथी बनी रहेगी। अगर हमें जन जन तक पहुंचाना है, घर घर तक पहुंचाना है, तो हमें वैसे काम भी करने होंगे जो और लोग नहीं कर रहे हैं, या तो और किसी ने अभी तक नहीं किया है। मास्टर हनीमैन ने क्या कहा, क्या किया, हम उन्हीं को गुरु मानते हैं।
और आज हम उनकी लाइफ देखें तो तभी भी और लोग और अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस करते थे ना। कुछ लोग लिंचिंग करते थे, ब्लड निकालते थे, वगैरह वगैरह, और कुछ भी करते थे। अगर हनीमैन भी वैसा करते तो क्या हम आज हनीमैन को याद करते? बोलिए। हनीमैन ने क्या किया? उन्होंने सत्य ढूंढना चाहा, उन्होंने सबसे अलग जाके सत्य को फाइंड आउट किया, सत्य को ढूंढा, और उसके ऊपर से उन्होंने होम्योपैथी दिया। ऐसा नहीं है कि लॉ ऑफ सिमिलिया पहले नहीं था, हनीमैन ने ही लॉ ऑफ सिमिलिया दिया है, नहीं। उन्होंने लॉ ऑफ सिमिलिया का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताया कि इस तरीके से हमें अप्लाई करना है। वो दूसरे सब लोगों से अलग गए। तो आज भी जब हम देखते हैं कि होम्योपैथी सिर्फ क्रीम लेयर के लिए या तो क्लास वर्ग के लिए की जाती है, तो हमें क्या करना चाहिए? हम आपसे सजेशन मांग रहे हैं। अगर हनीमैन हमारी जगह होते, हम सब की जगह, तो हनीमैन क्या करते? होम्योपैथी को सिर्फ कुछ क्लास के लिए बांध के रखते, या तो बहुत ऐसे लोगों के लिए कि जो समझ पाते हैं, या तो बहुत एजुकेटेड हैं, या तो बहुत पैसे वाले हैं, उन्हीं लोगों तक होम्योपैथी को पहुंचाते, कि हर व्यक्ति तक होम्योपैथी पहुंचाने का प्रयत्न करते? आवाज आ रही हो तो जवाब दीजिएगा। तो क्या करते हनीमैन? यस, हर व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करते ना। तो हम क्या करते हैं? यस, ऑर्गेनन के एडिशंस ज्यादा आ सकते थे, लेकिन हम तो हनीमैन की सापेक्ष में, और हनीमैन का जो माइंडसेट था, वो जिस तरीके से सोचते थे, अगर उस तरीके से सोचा जाए तो हनीमैन क्या करते? जिस तरीके से जो सिनारियो अभी चल रहा है, हमारे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे भाई हैं, वो क्या करते हैं? हमने जो देखा और हमें जो जो दर्द महसूस हुआ उसकी बात करते हैं, कि वो बोलते हैं कि सिटी में बैठना चाहिए, क्योंकि देहात में और गांव में होम्योपैथी का अवेयरनेस नहीं है। तो कौन करेगा होम्योपैथी का अवेयरनेस? अगर हम ही लोगों को करना है तो हम क्यों नहीं करते? हम किसकी वेट कर रहे हैं कि कोई आके करेगा? तो हमें किस जगह पे प्रैक्टिस करनी चाहिए या क्या काम करना चाहिए? हमें सिटियों में या तो ऐसी जगह पे बैठना चाहिए कि जहां पे ऑलरेडी 5, 8, 10, 15 होम्योपैथ हैं, या तो ऐसी जगह पे जहां पे हमारा जन्म हुआ है, गांव और देहात बोला जाता है उसको, वहां पे जाके प्रैक्टिस करनी चाहिए। हनीमैन होते तो क्या करते? हनीमैन तो पहले होम्योपैथ थे ना, वो थे तब तो कोई अवेयरनेस नहीं था, तो उन्होंने कैसे प्रैक्टिस स्टार्ट किया? हमारी बात समझ में आ रही है? दूसरी चीज जो बच्चे ज्यादातर करते हैं कि हमारा वैल्यू होना चाहिए। अगर हम कम रुपए में या तो कम चार्ज करते हैं या तो फ्री में करते हैं तो वैल्यू नहीं होता है। क्या लगता है, हनीमैन ने जब से लॉ ऑफ सिमिलिया दिया, पहले दिन से ही वैल्यू होने लगी थी? नहीं लगी होगी ना, पहले दिन से उनको भी वैल्यू नहीं मिलने लगी होगी। मेडिसिन सब्जेक्ट ही ऐसा है, यहाँ पे हमें तपस्या करनी होती है। जिस मरीज को रिजल्ट मिलेगा, उनको अच्छा होएगा, वो कहीं से भी ढूंढ के आपके पास आएगा। और इट इज योर ड्यूटी टू ट्रीट इंडिविजुअल, नॉट टू गेन वैल्यू। अगर आपको वैल्यू चाहिए तो आप अभी भी सोसाइटी से मांग रहे हो, और जब तक मांग रहे हो, जो खुद भी मांग रहा है वो दूसरों को कैसे देगा? काफी सारे बच्चे हमें ये कहते हैं कि एक वो क्या बोलते हैं जिसको, मेंटेन होना चाहिए। लोगों को लगना चाहिए कि हम डॉक्टर के पास जाके आए हैं, इतना तो चार्ज होना चाहिए। तो हमारा फिर से एक क्वेश्चन है
कि व्हाट इज योर ड्यूटी अकॉर्डिंग टू हनीमैन। फिजिशियन का ड्यूटी क्या है? टू ट्रीट इंडिविजुअल, टू रिस्टोर द सिक, टू हेल्प, टू क्योर और टू अर्न। हमारा कतई विरोध नहीं है कि कमाना नहीं चाहिए। एक छोटा सा अंग्रेजी का शब्द है गिव एंड टेक, उसमें भी पहले गिव आता है। मालूम चल रहा है? पहले दीजिए, वो आपके पास 1000 गुना होके आएगा यार। मालूम चल रहा है? हम क्या करते हैं, हम क्यों देना नहीं है, हमें चाहिए, हमें मान चाहिए, सम्मान चाहिए, पैसे चाहिए, सब कुछ चाहिए, देना नहीं है। फर्स्ट प्रोवाइड योर सर्विस टू द सोसाइटी, तब जाके हम हनीमैन के सिद्धांतों के ऊपर चल पाएंगे। अगर हनीमैन होते, आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम हनीमैन को इसीलिए याद कर रहे हैं कि अगर हनीमैन होते तो हनीमैन यही काम करते कि वो गांव गांव जाके वहां पे होम्योपैथी देते और जिसके पास से जो भी सामने अर्पण कर सके उसको उस चार्ज में होम्योपैथी देते। क्योंकि उनकी मनोस्थिति थी जो वो इसी प्रकार की थी ना। और हम क्या करते हैं, हम जैसा और लोग करते हैं ना उसी तरीके का करते हैं। हम हनीमैन को भूल गए हैं। दूसरे लोग जैसा करते हैं, दूसरे लोग हायर चार्ज करेंगे तो हम भी क्लिनिक का पहला दिन है तो सीधा हायर चार्ज मानने लगेंगे। दूसरे होम्योपैथी इतना चार्ज करते हैं। अरे भाई वो करते हैं, वैसा ही अगर हम करेंगे तो हम जो तकलीफें झेल रहे हैं वही तकलीफें आगामी जनरेशन को होंगी ना। समझ आ रही है हमारी बात? बोलेंगे होम्योपैथ सिखा नहीं रहे हैं और खुद जब सीख जाएंगे तो वो भी खुद दूसरे किसी को सीखने को नहीं रखते हैं, किसी को नहीं सिखाते हैं। जैसा दूसरे लोग करते हैं वैसा हम करते हैं और फिर प्रॉब्लम सस्टेन रहती है। सही बात फरमा रहे हैं डॉक्टर साहब आप। हनीमैन होते तो आज के होम्योपैथ की धुलाई करते। हनीमैन ने क्या किया? बोनी हुसैन साहब, बोगर साहब और कितने लोग थे उनके साथ, जार थे, उनमें से काफी सारे ऐसे लोग थे जो मेडिसिन के फील्ड के ही नहीं थे, फिर भी हनीमैन साहब ने उनको होम्योपैथी सिखाया। और हम क्या करते हैं? क्वेश्चन मार्क है। गुरु पूर्णिमा के दिन के ऊपर हम हनीमैन का मेंटल स्टेट, उनका मानसिक स्तर और हमारा मानसिक स्तर, उसकी बात कर रहे हैं। और हम कतई हनीमैन के फॉलोवर नहीं लग रहे हैं इसमें, क्योंकि उनकी जैसी सोच थी उसके ऊपर तो हम चल ही नहीं रहे हैं। मुझे नहीं मालूम है, मैं आप सबको होमवर्क दे रहा हूं कि हनीमैन ने एपिडेमिक्स ट्रीट किए थे। कॉलेरा एपिडेमिक था और वो सब एपिडेमिक ट्रीट किए थे और उन्होंने पोस्ट कार्ड से दवाइयां भेजी थी। तब उन्होंने क्या चार्ज किया था वो नहीं, हमें नहीं मालूम है। आपका होमवर्क है, ढूंढिएगा। हमें लोभ लग जाता है और इस श्लोक के अंदर क्या कहा जाता है? अधिक लोभ करने से बुद्धि नष्ट हो जाती है। हमारा गोल ही यही होना चाहिए कि घर घर होम्योपैथी, हर घर होम्योपैथी। जो बंदा जिस सिचुएशन में हो, वो अगर डिसीज्ड कंडीशन में हमारे पास आता है तो हमारा ध्येय ये होता है कि उसको कैसे रिस्टोर किया जाए, ना कि कैसे ज्यादा से ज्यादा अर्न किया जाए। हम अर्निंग के खिलाफ नहीं है, होना चाहिए, लेकिन उसका एक समय होता है। हनीमैन ने अपनी जिंदगी में कितना संघर्ष किया, उसके बाद उनका स्वीकार हुआ ना। हम बिना संघर्ष को कैसे ऐसा सोच सकते हैं कि सोसाइटी हमारा स्वीकार करेगी? हमें अभिमान आ जाता है। मैंने इतने पेशेंट देखे, मेरी दवाई से इसको रिंगवर्म ठीक हो गया, अब ले चार्ज दे, अब तो मेरे को अपना चार्ज बढ़ा देना चाहिए। हम चार्ज लेने के कतई खिलाफ नहीं है, हम उसके साथ हैं कि आप हनीमैन के जो भी नीतियां थी उन नीतियों के ऊपर हमें चलना है। और ये व्याख्यान और ये सब बातें उन्हें के लिए हैं कि जो हनीमैन की नीतियों को फॉलो करना चाहते हैं। बाकी सब स्वतंत्र हैं, हम किसी की जिंदगी में कुछ भी इंटरफियर करना नहीं चाहते। हमसे होता है उतना करते रहते हैं।
सो ये था आज का श्लोक गुरु पूर्णिमा के अवसर के ऊपर कि हम और हनीमैन सोच में कहां भिन्न हैं। हम शायद दवाई होम्योपैथी यूज करते हैं, लेकिन हनीमैन की सोच यूज नहीं कर रहे हैं। हनीमैन ने पूरे विश्व का जितने भी सिख थे उनको रिस्टोर करने की बात की है, और हम अपना घर चलाने की बात कर रहे हैं। एपोरिज्म नंबर 146, द थर्ड पॉइंट ऑफ द बिजनेस ऑफ द ट्रू फिजिशियन related to the judicious employment of the artificial morbific agent into bracket medicine. The third point of the business of true physician. देखिए हनीमैन ने क्या बताया है कि बिजनेस ऑफ ट्रू फिजिशियन, 3 पॉइंट उन्होंने बताए हैं। सॉरी, द थर्ड पॉइंट ऑफ द बिजनेस ऑफ द ट्रू फिजिशियन किसके रिलेटेड 3 पॉइंट बताए हैं? जुडिशियस एम्प्लॉयमेंट ऑफ द आर्टिफिशियल मोर्बिफिक एजेंट, मतलब को दवाई देने के लिए कौन से 3 पॉइंट जरूरी होते हैं? दैट हैव बीन प्रूव्ड ऑन द हेल्दी इंडिविजुअल टू असरटाइन देयर प्योर एक्शन इन ऑर्डर टू इफेक्ट द होम्योपैथिक क्योर ऑफ द नेचुरल डिसीज। यहां पे हनीमैन क्या बात करते हैं? द होम्योपैथिक क्योर ऑफ द नेचुरल डिसीज, मतलब होम्योपैथिक क्योर होना चाहिए नेचुरल डिसीज का। यहां पे हनीमैन ने ऐसा नहीं लिखा है द यूज ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर क्योर द नेचुरल डिसीज। समझ में आ रही है बात? हनीमैन का मतलब होम्योपैथी से होम्योपैथिक सिद्धांतों का है। हनीमैन का मतलब होम्योपैथी मतलब लॉ ऑफ सिमिलिया से है। नॉट जरूरी नहीं है कि उसमें आप होम्योपैथिक मेडिसिन हम प्रयोग करते हैं तो हर बार उसका होम्योपैथिक यूज ही हुआ हो। देयर इज डिफरेंस बिटवीन यूज ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड यूज ऑफ होम्योपैथिक प्रिंसिपल। हनीमैन यहाँ पे होम्योपैथिक प्रिंसिपल यूज करने की बात करते हैं। और कौन से 3 पॉइंट हैं? तो जो 3 पॉइंट एपोरिज्म नंबर 71 के अंदर बताए गए हैं। एज it is now no longer a matter of doubt that the disease of mankind consists merely of group of certain symptoms and may be annihilated the transformed into the health by medicinal substance, but only by such are capable of artificially producing similar morbid symptom into bracket and such in the process of in all genuine cases bracket over. Hence the operation of curing is comprised in the 3 following points. क्योर को 3 पॉइंट्स के अंदर हनीमैन ने एपोरिज्म नंबर 71 के अंदर डिवाइड किया है। कौन कौन से 3 पॉइंट? पॉइंट नंबर 1, हाउ इज द फिजिशियन टू असरटाइन व्हाट इज नेसेसरी टू बी नॉन इन ऑर्डर टू क्योर द डिसीज। मतलब क्या कहना चाहते हैं हनीमैन? हाँ, हनीमैन कहना चाहते हैं कि पेशेंट के अंदर क्या ठीक करना है वो मालूम होना चाहिए। तो कैसे मालूम होगा? जादू की छड़ी घुमाना है, जुम जुम जुम, इस पेशेंट के अंदर क्या क्योर करना है बता दे, ऐसा? वेरी गुड। केस रिसीविंग करना है, केस टेकिंग करना है। सो हमने जब भी ऑर्गेनन के व्याख्यान शुरू किए हमने पहले क्या लिया? यस, वेरी गुड, केस रिसीविंग लिए ना। मालूम चल रहा है? उसके बाद सेकंड पॉइंट है। पहले पॉइंट में ही अगर हम देखें तो हमें केस रिसीविंग से तो मालूम होगा कि उसकी पूरा डेटा मिलेगा, हमें उसका इंफॉर्मेशन मिलेगा, लेकिन उस इंफॉर्मेशन में से कौन से सिम्टम डिसीज के हैं, कौन से सिम्टम मायाजम के हैं, कौन से सिम्टम पेशेंट के हैं, कौन से सिम्टम वाइटल फोर्स के हैं, वो हमें कैसे मालूम चलेगा? उसके लिए हमने क्या देखा? द नॉलेज ऑफ द फिजिशियन देखा ना, कौन कौन से नॉलेज होने चाहिए। और फिजिशियन कैसा होना चाहिए? एपोरिज्म नंबर 6, यस, अनप्रिजुडाइज ऑब्जर्वर होना चाहिए। और उसके बाद क्या करना है? एपोरिज्म नंबर 8 के अंदर टोटालिटी ऑफ द सिम्टम। क्लियर हो रहा है?
तो ये सब हमने ऐसे एपोरिज्म्स हैं जो हमने सबसे पहले लिए हैं। क्यों? क्योंकि हमें पहला पॉइंट सबसे पहले सीखना है। हाउ इज द फिजिशियन टू असरटाइन व्हाट इज नेसेसरी टू बी द नॉन इन ऑर्डर टू क्योर द डिसीज। व्यक्ति के अंदर, रोगी के अंदर किस चीज को हमें ठीक करना है वो हमें पहले मालूम होना चाहिए। क्लियर? इतना इसमें किसी को कुछ प्रश्न हो, कुछ ना समझ आया हो, ऐसा कुछ? Point number 2. How is he to gain a knowledge of the instruments adapted for the cure of the natural disease, the pathogenetic power of the medicine? मतलब how is he to gain a knowledge of the instruments adapted to the cure of the natural disease, the pathogenetic power of the medicine? इसका मतलब क्या होता है? यस, वेरी गुड। ड्रग प्रूविंग, मेडिसिन के सिम्टम्स, मतलब जब भी मेडिसिन को किसी हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर दिया गया उसके बाद मेडिसिन ने कौन कौन से सिम्टम प्रोड्यूस किए। एम आई राइट? समझ आ रहा है ना? मतलब ड्रग प्रूविंग करना है, किसी भी ड्रग प्रूविंग हम कहां पे करते हैं? तो हेल्दी ह्यूमन बीइंग के ऊपर करते हैं। ठीक है, तो हेल्दी ह्यूमन बीइंग के अंदर हम ड्रग प्रूविंग करते हैं। और ड्रग प्रूविंग में क्या करते हैं कि हेल्दी ह्यूमन को हम ड्रग देते हैं और उसके बाद जो भी सिम्टम होते हैं उन सिम्टम्स को हम कलेक्ट करते हैं और उन सिम्टम को एक जगह लिखते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? द पैथोजेनेटिक पावर ऑफ द मेडिसिन। मतलब जो ड्रग जो सिम्टम प्रोड्यूस कर सकता है वही ड्रग वो सिम्टम क्योर भी कर सकता है। सो पैथोजेनेटिक पावर ऑफ द मेडिसिन इज द क्योरेटिव पावर ऑफ द मेडिसिन। सो ये हमें कहां से देखने को मिलेगा? हम जहां पे ड्रग प्रूविंग करने के बाद हम जो सारे सिम्टम को एक जगह कलेक्ट करते हैं और एक बुक बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? वेरी गुड, मटीरिया मेडिका, होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका। सो पहले हमने केस रिसीविंग के और 1 से 8 एपोरिज्म स्टडी किए और साथ साथ हम क्या स्टडी कर रहे थे? होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका। हमने तकरीबन 90 मेडिसिन स्टडी की है। ठीक है, तो ये सेकंड जो पॉइंट था वो आ गया। अब तीसरा पॉइंट, what is the most suitable method of employing this artificial morbific agent for the cure of the natural disease? मतलब इसका मतलब क्या होता है? What is the most suitable method of employing this artificial morbific agent, मतलब medicine, for the cure of the natural disease? Yes, very good. Application of the materia medica and how we can apply. किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे? हाँ, सिमिलिमम, लेकिन कैसे? यहां से ही। यस, यहां से ही होम्योपैथी के अंदर बहुत सारे वेज देखने को मिलते हैं। सुटेबल मेथड्स मालूम चल रहा है? What is the most suitable method of employing the artificial morbific agent for the cure of the natural disease? कौन सी मेथड से हम आर्टिफिशियल मॉर्बिफिक एजेंट को देंगे? और यहां से आपको मालूम होगा कि होम्योपैथी के अंदर बहुत सारे अलग अलग मेथड हैं। क्लियर हो रहा है? कितने मेथड का नाम जानते हैं? बोलिए। कोई डेल्यूजन को मैच करके दवाई देते हैं, कोई मेंटल को मैच करते दवाई देते हैं, कोई ड्रग पिक्चर को मैच करके दवाई देते हैं, कोई फिजिकल को, कोई जनरल को, कोई पर्टिकुलर को मैच करके दवाई देते हैं ना। ये सब मेथड्स हैं।
मेथड ऑफ एम्प्लॉइंग दिस आर्टिफिशियल मॉर्बिफिक एजेंट फॉर द क्योर ऑफ द नेचुरल डिसीज। इतना न समझ आया हो तो पूछिए। यहां से व्याख्यान एक अलग बाजू के ऊपर मोड़ ले रहा है। अभी तक किसी को कोई प्रश्न, कुछ न समझ आया हो ऐसा? क्लियर? जवाब तो दीजिए। अब आपके पास कोई केस आ रहा है, जिस केस के अंदर आप गांव में हैं, देहात में हैं, ऐसी ऐसी जगह पे हैं, और वहां पे पेशेंट आपको कुछ नहीं बता रहा है, बोल रहा है डॉक्टर साहब ये ना बारिश में भीगा था और भीगने के बाद देखिए ना मुझे ये पूरे के पूरे बॉडी के जॉइंट स्टीफ हो गए हैं और मुझे बहुत दर्द हो रहा है, छुआ नहीं जा सकता ऐसा दर्द हो रहा है, और अगर सुबह को उठूं ना तो बहुत दर्द होता है, फिर एक बार मैं यहाँ से चलना शुरू कर दूं ना तो फिर मैं चला जाता हूं, फिर मुझे आराम हो जाता है। इसके अलावा आपको कुछ थर्स्ट, डिजायर, एवर्जन, स्लीप पोजीशन, थर्मल, मेंटल कुछ भी नहीं मिल रहा है, ऐसा ही कुछ पिक्चर मिल रहा है, तो वहां पे आप कौन सी दवाई देंगे? क्यों रस्टॉक्स? क्यों रस्टॉक्स? आपने क्या मैच किया यहाँ पे? कौन से सिम्टम मैच किए? यस, मोशन से उसको आराम है और स्टीफनेस है और गेटिंग वेट इनटू द रेन है। ठीक है, ये टोटालिटी मिली। तो आपने यहां पे ज्यादातर पर्टिकुलर मोडालिटी का उपयोग किया है ना? ठीक है, तो इस केस में मोस्ट सुटेबल मेथड क्या था? फिजिकल पर्टिकुलर सिम्टम की मोडालिटी। समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? इस केस के अंदर सुटेबल मेथड क्या था आपका? फिजिकल पर्टिकुलर सिम्टम की मोडालिटी। उसी तरीके से आपके पास दूसरा पेशेंट आता है, उसको भी जॉइंट पेन है, और वो आके आपको बोलता है कि डॉक्टर साहब बहुत जॉइंट पेन है, बहुत दर्द हो रहा है, चलाया नहीं जाता है, और मैं बैठा हूं, और आप देखिए ना ये पूरे का पूरा घुटन सूज गया है, घुटन मतलब नी जॉइंट, और ये पूरे का पूरा सूज गया है, और इसमें भी मैं क्या है कि कुछ अगर खट्टा खा लूं ना तो दर्द बहुत बढ़ जाता है। मुझे ठंड बहुत ज्यादा लगती है। कौन सा दवाई देंगे? खट्टा वैसे मुझे पसंद भी ज्यादा है। यस, वेरी गुड, सेपिया ना। अब यहां पे आपका मोस्ट सुटेबल मेथड क्या हुआ? फिजिकल जनरल। यस, वेरी गुड। मतलब आप सिर्फ एक सिम्टम के ऊपर प्रिस्क्राइब करना है ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, टोटालिटी ही बनानी है, लेकिन टोटालिटी के अंदर कौन से सिम्टमों की प्रधानता ज्यादा है उसकी बात है। आपके पास तीसरा एक पेशेंट आता है, डॉक्टर साहब कैसे हैं? बढ़िया, मुझे है ना पाइल्स का दिक्कत हो गया है, और आपके साथ वो बहुत बातें करने लगता है, यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, पूरी बातें करना लगता है, और बोलता है कि मेरा भाई है वो तो करोड़पति है, साले का ऐसा हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, उसको देख के मेरे को बहुत दिक्कतें होने लगती है, उसका किस तरीके से भगवान उसको सब कुछ खत्म कर दे, और बातें 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 ही करने लगता है। तो कौन सा दवाई देंगे आप उसको? लेकेसिस। यहां पे मोस्ट सुटेबल मेथड क्या हुआ? आपने मेंटल इंडिकेशन ज्यादा लिए। उसी तरीके से डेल्यूजन के इंडिकेशन है, सेंसेशन के इंडिकेशन है। यहां पे हनीमैन ने इंडिविजुअलाइजेशन को बहुत अच्छे तरीके से बिठा लिया है। केस टू केस आपको पहला मेहनत क्या करना है? व्हाट इज योर फर्स्ट पॉइंट? हाउ इज द फिजिशियन टू असरटेन व्हाट इज द नेसेसरी टू बी द नॉन इन ऑर्डर टू क्योर द डिसीज। मतलब केस रिसीविंग इज फर्स्ट पार्ट। आपका केस
अच्छा होना चाहिए। पहले हमें केस रिसीविंग करना है, पहले से डिसाइड करके नहीं रख देना है कि इस बंदे को तो मैं मेंटल के ऊपर से ही प्रिस्क्रिप्शन करूंगा। मालूम चल रहा है हमारी भूल कहां होती है। बेसो लेक्चर चालू છે 10 મિનિટ લાગશે પછી કાલે આવો। ઓકે તો કઈ વાંધો नहीं, तो 10 मिनट बेसो। मालूम चल रहा है हमारी भूल कहां होती है। अब मैं कैंप में जा रहा हूं तो वहां तो मुझे बहुत सिम्टम मिलेंगे नहीं, तो मैं है ना थेराप्यूटिक मतलब कि फिजिकल पर्टिकुलर सिम्टम्स के ऊपर से प्रिस्क्रिप्शन करूंगा। आप डिसाइड करेंगे कि कहां से प्रिस्क्रिप्शन होगा, या केस डिसाइड करेगा कि व्हाट इज सुटेबल मेथड ऑफ एम्प्लॉइंग आर्टिफिशियल मॉर्बिफिक एजेंट टू दैट केस। जवाब दीजिएगा। केस डिसाइड करेगा ना, लेकिन दिक्कत कहां होती है कि हम डिसाइड कर रहे हैं कि हम क्या बात है मनोज भाई के पास बैठ के आए हैं तो अब तो हम डिजायर एवर्जन और हॉट ऑन चिली से ही प्रिस्क्रिप्शन करेंगे। ऐसा नहीं होता है, हम डिसाइड नहीं कर सकते, केस डिसाइड करेगा। सो फर्स्ट पॉइंट इज हाउ इज द फिजिशियन टू असरटेन व्हाट इज नेसेसरी टू बी नॉन इन ऑर्डर टू क्योर द डिसीज। पहले केस रिसीविंग करना है, हमें मालूमात होना चाहिए कि इस केस के अंदर हमें कैसे क्योर करना है। क्लियर हो रहा है। अगर उस केस में फिजिकल पर्टिकुलर ज्यादा मिलते हैं या पीक्यूआरएस मिलते हैं तो उसको बेस बना के सुटेबल मेथड से हमें मेडिसिन एम्प्लॉय करना है। अगर फिजिकल जनरल ज्यादा मिलते हैं तो फिजिकल जनरल सुटेबल हैं तो हनीमैन अगेन क्या लिखते हैं वो देखिए, मोस्ट सुटेबल मेथड। आपके नॉलेज के मुताबिक जो ज्यादा सुटेबल मेथड हो उसको वहां पे एम्प्लॉय कीजिए। क्लियर हो रहा है। हनीमैन ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आपको अगर थेराप्यूटिक्स मतलब फिजिकल पर्टिकुलर ज्यादा मिल रहे हैं तो भी उसको छोड़ दो और जनरल्स पे ही प्रिस्क्रिप्शन करो। जनरल्स अच्छे मिल रहे हैं तो भी छोड़ दो और मेंटल के ऊपर ही प्रिस्क्रिप्शन करो। ऐसा हनीमैन कतई नहीं कह रहे हैं। हनीमैन क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ एम्प्लॉइंग दिस आर्टिफिशियल मॉर्बिफिक एजेंट। क्लियर। मतलब जिस केस में जैसे सिम्टम आपको मिल रहे हैं उस केस में उसके मुताबिक सुटेबल मेथड हमें देना है। अगर आपके केस में मेंटल्स अच्छे मिल रहे हैं तो वहां पे मेंटल्स अच्छे लेके टोटालिटी बनाइए। अगेन कॉन्सेप्ट ऑफ टोटालिटी, एपोरिज्म नंबर 7-8, टोटालिटी ऑफ सिम्टम की अवधारणा देख लीजिएगा फिर से एक बार। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ एक सिम्टम के ऊपर प्रिस्क्रिप्शन कीजिए, टोटालिटी बनाइए, लेकिन आपका बेस ऑफ टोटालिटी सुटेबल मेथड होना चाहिए। और वो केस के मुताबिक सुटेबल मेथड होता है, परिस्थिति के मुताबिक सुटेबल मेथड होगा, फिजिशियन के मुताबिक। मेरे जैसा फिजिशियन है जिसको माइंड आता ही नहीं है तो माइंड उसके लिए कभी भी सुटेबल मेथड नहीं होगा। क्लियर हो रहा है कि कंफ्यूज हो रहे हैं। और कोई जवाब दीजिए, सो रहे हैं क्या? क्लियर हो रहा है ना। पर्सन के मुताबिक, परिस्थिति के मुताबिक और केस के मुताबिक, मतलब केस जैसा है उसके मुताबिक एवरीथिंग इज इंडिविजुअल। बट हमें क्या करना है, व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ एम्प्लॉइंग दिस आर्टिफिशियल मॉर्बिफिक एजेंट टू द क्योर द डिसीज। हमारा मिशन आज भी वही है। क्या मिशन है हमारा? रिस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्योर। क्लियर हो रहा है। तो हनीमैन यहां पे भी उसी मिशन के ऊपर बात कर रहे हैं। अगर हम युद्ध में जाते हैं तब हमें जिस तरीके का हथियार मिले और हमें चलाना आता हो, युद्ध में हमारा मकसद क्या होना चाहिए? बोलिए। हार जाना? कि वहां पे हमारी कला दिखानी है कि हमें भाला चलाना बहुत अच्छा आता है, देखिए हम करतब दिखाते हैं। युद्ध में हम ये करते हैं। हनीमैन यहां पे क्या कहते हैं, व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ एम्प्लॉइंग दिस आर्टिफिशियल मॉर्बिफिक एजेंट फॉर द क्योर ऑफ द नेचुरल डिसीज। मतलब आपको जितना भी ज्ञान है उसके अनुसार, आपकी जो भी परिस्थिति है उसके अनुसार, और पेशेंट में आप जितना भी केस रिसीविंग के दौरान निकाल पाए हैं उसके अनुसार जो भी टोटालिटी आती है उसको बेस बनाइए और प्रिस्क्रिप्शन कीजिए।
पॉइंट नंबर 3 क्लियर हुआ? ठीक है, और अब हम आते हैं एपोरिज्म के ऊपर। द थर्ड पॉइंट ऑफ द बिजनेस ऑफ द ट्रू फिजिशियन रिलेटेड टू द जुडिशियस एम्प्लॉयमेंट ऑफ द आर्टिफिशियल मोर्बिफिक एजेंट दैट हैव बीन प्रूव्ड ऑन हेल्दी इंडिविजुअल टू असरटेन देयर प्योर एक्शन। हनीमैन यहां पे दूसरे पॉइंट की बात करते हैं कि वैसी ही मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है जिस मेडिसिन का एक्शन हेल्दी ह्यूमन बीइंग के ऊपर लिया गया है। मतलब कि जो मेडिसिन ड्रग प्रूविंग के दौरान प्रूव की गई है उन्हीं मेडिसिन का प्रयोग करना है। क्लियर हो रहा है? क्लियर हुआ? द थर्ड पॉइंट ऑफ द बिजनेस ऑफ द ट्रू फिजिशियन related to the judicious employment of the artificial morbific agent, मतलब कि मेडिसिन that have been proved on healthy individual to ascertain their pure action। हमें वैसी ही मेडिसिन का प्रयोग करना है जो मेडिसिन की एक्शन हमने हेल्दी ह्यूमन बीइंग के ऊपर प्रूव करके लिखी हुई है। ऐसा हनीमैन यहां पे बता रहे हैं। हम गलत हो सकते हैं, अगर हम गलत हैं तो प्लीज हमें सुधारिएगा। इन ऑर्डर टू इफेक्ट द होम्योपैथिक क्योर ऑफ द नेचुरल डिसीज, हमें होम्योपैथिक क्योर करना है नेचुरल डिसीज का, उसके लिए हमें वैसी ही मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है जो मेडिसिन हेल्दी ह्यूमन बीइंग के ऊपर प्रूव की गई है और हेल्दी ह्यूमन के ऊपर उसने ऐसे ही सिम्टम पैदा किए हैं जैसे सिम्टम अभी जिस इस पेशेंट के अंदर हैं, वो चाहे सिम्टम फिजिकल पर्टिकुलर हो, फिजिकल पर्टिकुलर मोडालिटी हो, फिजिकल जनरल हो, डिस्चार्ज हो, कैरेक्टर ऑफ डिस्चार्ज हो, सेंसेशन हो, एबनॉर्मल फंक्शन हो, या साइड अफिनिटी हो, या जनरल मोडालिटी हो, या थर्स्ट हो, या डिजायर हो, चाहे एवर्जन हो, चाहे स्लीप पोजीशन हो, चाहे और कुछ हो, कोई भी, चाहे मेंटल हो, चाहे डेल्यूजन हो, चाहे सेंसेशन हो, लेकिन ऐसे ही सिम्टम जो उस मेडिसिन ने हेल्दी ह्यूमन बीइंग के अंदर प्रोड्यूस किए हैं और वैसी ही मेडिसिन जो अभी डिसीज पर्सन है उसके अंदर वैसे ही सिम्टम हैं, और आपने इन दोनों को द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ एम्प्लॉइंग ऑफ आर्टिफिशियल मोर्बिफिक एजेंट के ऊपर कंपेयर करना है, उसको सिमिलर बनाना है। क्लियर? एम आई क्लियर? एपोरिज्म 146 क्लियर हुआ? हनीमैन क्या कहना चाहते हैं? हनीमैन यहां पे कंडेम कर रहे हैं, हाइपोथेसिस बना के दवाइयां नहीं देनी है। एक दवाई 4-5 दवाई का ग्रुप है, एक दवाई में ऐसे सिम्टम है तो दूसरी दवाई में वैसे ही होंगे, कतई जरूरी नहीं है। क्लियर हो रहा है? हमें वैसी ही दवाइयां और वैसी दवाइयों के और वैसे ही सिम्टम की जो प्रूविंग के दौरान मिले हैं। यहां पे हनीमैन प्रूविंग के ऊपर बहुत ज्यादा वजन दे रहे हैं। किसी अलग साइकोलॉजिकल थियरी का होम्योपैथी के साथ मेल बैठा के इस तरह के सिम्टम को मैच करना, ये कुछ ऐसे जो बहुत मास्टर फिजिशियन हैं उनके लिए अच्छी बात है, हमारे जैसे कॉमन फिजिशियन के लिए या बिगिनर्स के लिए हनीमैन मना कर रहे हैं। हनीमैन कह रहे हैं ड्रग प्रूविंग के दौरान जो सिम्टम मिले हैं वही सिम्टम अगर मैच होते हैं तो ही दवाई देनी है, या तो हमें वैसी ही दवाई देनी है जिस दवाई ने डिसीज जैसे सिम्टम ड्रग प्रूविंग के दौरान दिए हुए हैं। क्लियर हो रहा है? कुछ हाइपोथेसिस क्रिएट करके, कुछ संभावनाएं क्रिएट करके, थियरियां क्रिएट करके, या कुछ दूसरी थियरियों के साथ मेल जोल बिठा के आए गए सिम्टम या लाए गए सिम्टम हनीमैन हमारे जैसे बिगिनरों के लिए मना कर रहे हैं। जो कर रहे हैं वो उनकी बात है, हम किसी को कुछ नहीं कह रहे हैं। क्लियर? केस रिसीविंग करना है और फिर उसकी टोटालिटी बनानी है, मोस्ट सुटेबल मेथड सिलेक्ट करना है और फिर वैसी दवाई सिलेक्ट करनी है जो दवाई वो टोटालिटी प्रोड्यूस कर सकती हो। एपोरिज्म नंबर 146 के अंदर अगर आपको कुछ समझ न आया हो तो पूछिए, और कुछ प्रश्न हो तो पूछिए।
किसी को कुछ प्रश्न? क्लियर? तो मिशन दिमाग में फिट होना चाहिए। एपोरिज्म नंबर 146 फिट होना चाहिए कि हनीमैन क्या करते हैं। हमें बहुत बार ऐसी हो जाता है अंदर से कि हर बार यार सल्फर ही क्यों आती है मेरे प्रिस्क्रिप्शन में, रेयर मेडिसिन क्यों नहीं आती है। कई हमारे फिजिशियंस हैं जो रेयर मेडिसिन की ओर दौड़ते हैं, जो ऐसे सिम्टम्स ले रहे हैं जो प्रूविंग के दौरान नहीं मिले हैं, तो उसके बाद कितना क्योर मिलेगा वो हमें नहीं मालूम है। हमें उतना ही मालूम हो चल रहा है जितना हनीमैन बता रहे हैं। और हनीमैन कह रहे हैं कि फुल्ली प्रूव्ड मेडिसिन हो उनको ज्यादा यूज किया जा सकता है, क्योंकि उनके अंदर सिम्टम ज्यादा है, और ज्यादा है तो पेशेंट के अंदर भी ज्यादा मिलेंगे। तो हमने ज्यादातर वैसी ही दवाइयां ली हैं कि जिनकी सिम्टोमेटोलॉजी नॉन है। क्लियर? होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। जय होम्योपैथी, जय हनीमैन। धन्यवाद।